तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। और इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग वगैरह के बारे में और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया जा रहा है। इस क्लास का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये इस क्लास का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं विनोबा भावे के बारे में बता चुका हूँ। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे का था, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। आप लोग जानते ही हैं कि आचार्य विनोबा भावे ने पूरे देश में घूम घूम के बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, नवाब महाराजा थे, उनके पास जो एक्सेस ज़मीनें थीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनें थीं, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप जो है इनको भूमिहीनों को दान करें। यही था उनका भूदान आंदोलन। पार्ट 1 में इसके बारे में काफ़ी कुछ बात हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट के लिए या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजनाएं बनाना। जैसे हमारे यहाँ देश में है ना, पंचवर्षीय योजनाएं अतीत हो चुकी हैं। खैर अब तो 3 वर्ष का, 5 वर्ष का और 7 वर्ष का विज़न तैयार होता है नीति आयोग के सुपरविज़न में, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है वो आर्थिक नियोजन का ही रूप था, यानी कि योजना बनाना, आर्थिक विकास के लिए या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजनाएं बनाना। तो ये क्वेश्चन आता है किस सूची में है? केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। आर्थिक विकास के लिए केंद्र भी योजना बना सकता है और राज्य भी बना सकता है अपनी योजना। फिर बात आई थी सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय, जैसे इसका एक मिसाल मैं आपको दूं कि आज़ादी के बाद से ही देखो, हमने बंधुआ मजदूरी के खात्मे के लिए कानून बनाया, हमने जो है कि जो छुआछूत है उसके उन्मूलन के लिए हमने कानून बनाया। छुआछूत का उन्मूलन संविधान में भी है हमारे। इसके अलावा SC ST OBC वर्ग के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाता है, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा महिला कल्याण, बाल कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएँ शुरू की गई हैं। बाल कल्याण की आप बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए ही है। समावेशी विकास का मतलब ये है कि समाज का हर तबका, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सभी को विकास के अवसर मिलने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो और आगे भी आ गया है कि अब न केवल इंसान के, मानव के विकास के, न केवल समाज के, अर्थव्यवस्था के, राजनीति के, संस्कृति एक समान विकास के, हमें पशुओं पर, जीव जंतुओं पर, पर्यावरण पर भी ध्यान देना है, सभी का विकास करना। तो यह है इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास। मैं शायद सामाजिक न्याय कह रहा था ना, है ना? हाँ, तो यही सोशल जस्टिस है और यही समावेशी विकास भी है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी के स्तर पर ले आना। और इसी को अगर आप बात करोगे समावेशी विकास की, तो इसका मतलब यह है कि समाज के हर वर्ग को विकास का अवसर मुहैया कराना। ये ना हो कि एक बहुत अमीर हो जाए और एक बहुत जो है वो बहुत ही गरीब हो जाए। अच्छा, अब जो ग्राम स्वराज है, ये जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी ने दिया था, इसको वो रामराज भी कहते थे। तो वो जो गांधी जी जो रामराज की बात करते थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि भाई रामराज का मतलब ये नहीं कि हमने रामायण काल की ओर को लौटना है। रामराज का मतलब ऐसा देश जहाँ पर कोई शोषण ना हो, अन्याय ना हो, चोरी डकैत अपराध लूट ना हो। जैसा भगवान श्री राम के समय में उनका जो राज था, मशहूर था, सभी को न्याय मिलता था, सभी को विकास के अवसर मिलते थे। उसी तरह से उन्होंने नाम दिया कि भविष्य का जो भारत होगा उसमें रामराज आएगा। तो रामराज का मतलब ही है एक शोषण विहीन समाज। शोषण विहीन का मतलब किसी पर किसी तरह कोई जुल्म ना होगा, सभी को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके लिए वो रामराज की बात भी करते थे। और उन्होंने एक नारा दिया ग्राम स्वराज का। ग्राम स्वराज का मतलब क्या था? वो ये चाहते थे कि गांव जो हैं विकास की धुरी बने। भारत में जो अब स्वराज की मांग की जा रही है, आप केंद्र स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर स्वराज की बात कर रहे हो, अपने शासन की या ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो, तो गांधी जी ने कहा कि ग्राम या गांव भी जो हैं वो स्वायत्त होने चाहिए, उनमें भी स्वराज होना चाहिए, उनकी अपनी सरकारें होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट और भी आगे गया। ये जो हमारे देश की और राज्यों की जो सरकारें हैं वो उनसे ये मांग करती हैं कि आप गाँव वालों को अधिकार दो, गांव में पंचायतें हों, पंचायतों को अधिकार दिए जाएं, वो न्याय भी करें, वो कर भी लगाएं, कर वसूले भी। उन्होंने अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपनी योजनाएं खुद बनाएं। गांधी जी की ये ग्राम स्वराज की जो धारणा थी वही हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के आर्टिकल 40 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें राज्य को या सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम सभाओं का गठन करेगी और उनके अच्छे विकास के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार और शक्तियाँ भी देगी। तो गांधी जी का जो दर्शन था ना रामराज का या ग्राम स्वराज का, वो वही दर्शन हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और उसी के मद्देनज़र उसी के बैकग्राउंड में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लागू किया गया था। उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं।
अब यही टुकड़े चलते रहे। अभी इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया गांधीवादी योजना, पीपुल्स प्लान या विश्वश्रेय प्लान जो था, या राष्ट्रीय योजना समिति जो थी, धीरे धीरे हम आगे की ओर चल रहे थे। अब देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो झुकाव था वो रूसी पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल था उसकी तरफ को था। पार्ट 1 में मैं इसके बारे में आपको सारा बता चुका हूँ, क्या थी मंदी और कैसे रूस जो था अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस मंदी से बचा रहा। तो रूस ने 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाई, हर आने वाले 5 साल के लिए वो योजनाएं बनाता था और उन्हीं योजनाओं के अनुसार वो अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करता था। उसका आर्थिक विकास जो है मजबूत हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। देखो अर्थव्यवस्था मजबूत होने का मतलब क्या है कि सरकार के पास भी, जो आम आदमी है उसके पास भी, व्यापारी के साथ भी, किसान के पास भी आय के पर्याप्त साधन हों। यही है अर्थव्यवस्था की मजबूती, ठीक है ना। सभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, यही अर्थव्यवस्था की मजबूती है। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो मॉडल बहुत अच्छा लगता था। तो अब इसी क्रम में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रूसी मॉडल के अनुसार 5-5 साल की योजनाएं बनाने के लिए या 5 ईयर प्लानिंग बनाने के लिए देश में योजनाओं का गठन करवाया। अच्छा, इससे पहले सन 1944 में, शायद मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा 1944 में, हाँ 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग बन गया था। आपको पता है हमारे यहाँ एक वायसराय होता था, आज़ादी से पहले ना वायसराय होता था जिसके पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दोनों के अधिकार थे, और एक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो आज की आप मंत्रिपरिषद कह सकते हो। तो वायसराय ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर को लिया। वायसराय ने क्या किया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, नियोजन एवं विकास विभाग। इसका काम क्या था, देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना और जो डेवलपमेंट के लिए जो आगे काम होंगे उनको सुपरवाइज करना, ठीक है ना। इसमें एक डिप्टी चेयरमैन बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। वो जो उपाध्यक्ष था वो था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर को ही इसका अध्यक्ष कह लो या उपाध्यक्ष बनाया गया। कब बनाइए, 1944 में, नियोजन एवं विकास विभाग। ये चलता रहा आगे। इसकी जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च सन 1950 को अपनी कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास कराया। वो प्रस्ताव ये पास कराया कि देश में 5-5 साल की योजनाओं को बनाने के लिए एक योजना आयोग होगा। कैबिनेट की बैठक हुई 15 मार्च सन 1950 को। कैबिनेट ने प्रस्ताव किया कि भाई योजना आयोग बनेगा। अपने प्रपोजल में ही कैबिनेट ने बता दिया कि इसके क्या क्या काम होंगे, इसमें कौन मेंबर होंगे, कौन मेंबर नहीं होंगे, इसका काम क्या होगा। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी संस्था ऐसी है जो संविधान में नहीं थी। तो योजना आयोग और उसके बाद योजना आयोग और उसके बाद बनी राष्ट्रीय विकास परिषद। मैंने लिखा है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC माने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 6 अगस्त 1952 को बनी थी। ये दोनों ही संस्थाएँ जो थीं वो संविधान में नहीं थीं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आपको परेशान करेगा जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, तो उसमें आएगा कि इसमें से कौन सी संस्था संविधानेतर है। संविधानेतर वैसे संविधानेतर शब्द का व्यापक अर्थ जो है वो ये है कि जिसकी इजाज़त संविधान में ना दी गई हो। संविधानेतर माने थोड़ा सा नेगेटिव सा आ गया कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिसकी इजाज़त संविधान में नहीं है। तो खैर एग्जामिनर लिख देता है, तो वैसे तो आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ संविधानेतर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ऐसी कौन सी संस्था है या ऐसा कौन सा काम है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके अलावा GST या GST काउंसिल जो आ गई हैं इनका जिक्र हमारे मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि मैं यहाँ पर एक फ्लो में बोले जा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, और अगर मैं जल्दी बोल जाऊँ तो वीडियो को वापस आप जो है चला करके फिर से लिख लेना। मैं फ्लो में बोला जाता हूँ, मैंने यहाँ लिखे नहीं है। क्वेश्चन क्या आएंगे, सबसे पहले 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग बना, ओके। फिर 15 मार्च सन 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, यहाँ पर हिंदी में वो ये भी कहता है कार्यकारी प्रस्ताव से। मंत्रिमंडल काम करती है ना, संसद योजनाएं बनाती है और मंत्रिमंडल काम करती है, तो इसलिए इसको कहा गया कार्यकारी प्रस्ताव या सरकार के प्रस्ताव से या कार्यपालिका के प्रस्ताव से 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग बन गया। अब योजना आयोग जब बना तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि इसमें कुछ जो हैं कि ऐसे मेंबर होंगे जिन्हें सभी चीज़ों की जानकारी होगी, उन्हें कहा गया सामान्यज्ञ, जनरलिस्ट। इसमें कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिन्हें अपने अपने खास फील्ड की जानकारी होगी, उन्हें कहा गया विशेषज्ञ सदस्य। तो इसमें जो है कि सिविल सेवाओं से जुड़े हुए बहुत सारे विशेषज्ञ सदस्य लिए गए। इसके अलावा मंत्रियों को शामिल किया गया, खुद प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल थे। योजना आयोग में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया।
इसमें कुछ मंत्री भी शामिल किए गए। प्रधानमंत्री को अधिकार दिया गया कि आप जो हैं इसमें अन्य सदस्यों को भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से योजना आयोग जो बना वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के अधिकारियों मंत्रियों से मिलकर के बना। इसमें आम समझ वाले, जैसे हिंदी में कहते हैं हम सामान्य या जर्नलिस्ट, जैसे होता है ना एक डॉक्टर होता है एमडी फिजिशियन, तो एमडी जनरल फिजिशियन, तो एमडी जनरल फिजिशियन जो होता है वो हर मर्ज की दवा दे देता है। फिर आगे लिखा रहेगा एमडी हार्ट, एमडी कार्डियोलॉजी, एमडी आर्थो और एमडी बाल रोग विशेषज्ञ, है ना, एमडी गायनी, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो गए। तो जो मंत्री जो थे वो ऑलराउंडर थे, वो हर चीज़ को जानते थे, लेकिन विशेषज्ञ किसी भी एक क्षेत्र के नहीं थे। बाकी इसमें कुछ और मेंबर ऐसे जोड़े गए जो अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है साहब, बन गया योजना आयोग। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें नहीं लिया गया, राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था, राज्यों का कोई भी नुमाइंदा इसमें नहीं था, ना मुख्यमंत्री न मंत्री। तो योजना आयोग पूरी तरह से केंद्र के स्तर पर बना था। योजना आयोग में राज्यों का कोई भी प्रतिनिधि नुमाइंदा इसमें नहीं था, पूरी तरह से केंद्रीय संस्था थी ये। इसका काम क्या था? पूरे देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। इसमें देखो शुद्ध हिंदी में ये कहा गया कि देश के संसाधनों का आकलन करना और उनका वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए योजनाएं बनाना। तो इसका काम क्या था कि सबसे पहले तो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनका अनुमान लगाना, हमारे पास है क्या क्या। न्यायपूर्ण वितरण का मतलब ये है कि उन रिसोर्सेस की या उस पैसे की जहाँ जितनी ज़रूरत हो और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो उस हिसाब से उसको वहाँ खर्च करना, और ऐसे अनाप शनाप खर्च नहीं करना, उसके लिए प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर हम कोई डैम बना रहे हैं तो उसमें कितना पैसा लगेगा। अच्छा, मज़े की बात ये देखो, हम डैम बना रहे हैं तो डैम बनाना कहाँ ज़रूरी है। अब देखो हमारे पास पैसे कम थे हमारे पास। अब हमने क्या देखा, कहीं कोई जो है कि क्या कह सकते हैं इसको आप, विशाल खड्ड हो, नदी के रास्ते में कोई विशाल खड्ड हो, है ना, या चट्टान हो, तो ऐसी जगहों पर हमने डैम बनाने की सोची जहाँ पानी अवेलेबल है, प्लस जहाँ पर खर्च कम से कम हो। प्लस हमने ये भी देखा कि यहाँ पर अगर जब डैम बनाएंगे तो डैम से क्या मिलेगा? सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो क्या ऐसी ज़मीनें हैं जिनको सिंचाई की ज़रूरत है? तो खैर यही काम था योजना आयोग का देखने का कि भाई हमने जो पैसा लगाना है तो लगाना कहाँ है। लेकिन ये केंद्रीय स्तर का था तो अक्सर बात चलने लगी कि भाई केंद्र सरकार ही इसमें हावी रहती थी। खैर अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो 15 मार्च सन 1950 को ये बन गया। प्रधानमंत्री कहा गया, इसका पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष भी होगा। इसमें कौन सदस्य होंगे, क्या होंगे, सब प्रधानमंत्री तय करेगा। अब इसमें कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था, किसी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था, ठीक है ना, और ना ही कोई विशेष योग्यता थी, और जब चाहे प्रधानमंत्री हटा सकता, जिसे मर्जी प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकता था और जिसे मर्जी प्रधानमंत्री हटा सकता था, ठीक है ना। अब इसमें एक पद और चुना गया जिसका नाम था योजना आयोग का उपाध्यक्ष। अब देखिए प्रधानमंत्री के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रोज़ योजना की कार्रवाई से जुड़े रहेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कोई खास पॉलिसी के मसले होंगे, नए मसले होंगे, तो उसमें योजना आयोग की बैठक होगी, पीएम भी आएंगे, तो उस बैठक में पीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी और जैसे सभी मेंबर चाहेंगे वैसा काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक उपाध्यक्ष रखा गया जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है, जिसे चाहें उसे। उसकी नियुक्ति आमतौर पर 5 साल के लिए होती थी, लेकिन उसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता था। आमतौर पर जैसे ही सरकारें बदलती थी योजना का उपाध्यक्ष भी बदल जाता था। तो योजना आयोग का जो डेली का कामकाज होता था वो एक्चुअली योजना आयोग का उपाध्यक्ष करता था। ओके, आपको पता ही होगा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, किसी को पता है? गुलजारी लाल नंदा, वेरी गुड। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और जब योजना आयोग ख़त्म हुआ तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे सरदार मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये 2 बार योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। इससे पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमारे भूतपूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी, ये भी योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतिम अध्यक्ष थे योजना आयोग के सरदार मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 31 दिसंबर सन 2014 को योजना आयोग ख़त्म हो गया, तो उसमें उसके अध्यक्ष थे सरदार मोंटेक सिंह अहलूवालिया। खैर, तो योजना आयोग का काम था योजनाएं बनाना। इस काम को उसने बखूबी किया, अंजाम दिया। योजनाएं लगातार चलती रहीं, ठीक है। अब होता क्या है, योजना का काम क्या है, 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाना। अब बाद में ज़रूरत ये महसूस हुई कि भाई योजनाएं जो बनेंगी पूरे देश के विकास के लिए बनेंगी, जिसमें राज्य भी शामिल हैं, केंद्र सरकार भी है तो राज्य सरकार भी है। लेकिन योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अल्टीमेटली योजनाएं बनेंगी तो लागू कहाँ होंगी,
उन योजनाओं से जो भी काम प्रस्तावित किया जाएगा होगा कहाँ, राज्य सरकारों में तो होगा, राज्यों के क्षेत्र में तो होगा। तो ये महसूस किया गया कि भाई राज्य सरकारों को भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो योजना आयोग में तो हिस्सेदारी नहीं दी गई, लेकिन एक नई संस्था बनी जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यह राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त सन 1952 को ये बनी। इसे कहा गया योजना आयोग को सलाह देने वाली संस्था। वैसे इसको ख़त्म करने का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म ही है क्योंकि इसको कोई बैठक तो अब हुई नहीं है, ना इसका पुनर्गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी इसको कहते हैं। ये बनी 6 अगस्त 1952 में। ये भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बनी। इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री थे, इसके जो पदेन अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री थे, और इसके जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष ना कह करके इसमें योजना के जो योजना के जो उपाध्यक्ष थे वही इसके उपाध्यक्ष भी थे। जो योजना के उपाध्यक्ष थे वही इसके उपाध्यक्ष भी थे। अब इसमें राज्यों को कैसे शामिल किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद में किन्हें किन्हें लिया गया? इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को लिया गया। देखिए, योजना आयोग में केंद्र सरकार के कुछ मंत्री थे, 6 या 7, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को लिया गया। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिया गया, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो प्रशासक हैं उनको लिया गया। जैसे अब दिल्ली और पांडिचेरी में जो गवर्नर हैं उन्हें गवर्नर थोड़ी कहते हैं, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उपराज्यपाल। लेकिन आपका जो अंडमान निकोबार, दमन दीव या आपका ये क्या हुआ लक्षद्वीप वगैरह, इनमें जो गवर्नर टाइप की जो संस्थान हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइप के जो संस्थान हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को शामिल करके काउंसिल बनी, जिसको नाम दिया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसका कहाँ काम था? इसका काम ये था कि योजना आयोग जब योजनाएं बनाएगा तो जो फाइनल मंजूरी जो मिलेगी वो एनडीसी से मिलेगी। 5 साल की योजना के लिए योजना आयोग ने अपना ड्राफ्ट बनाया, उसके बाद उसने उसको डिस्कशन के लिए एनडीसी के सामने रख दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रख दिया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने उसमें कुछ काट छांट के सुझाव दिए, कुछ कम करो कुछ ज़्यादा करो। तो जैसे भी ये योजना आयोग और एनडीसी के बीच में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद एनडीसी ने कहा ठीक है भाई अब फाइनल है, अब इसको बना दो। तो यहाँ पर योजना आयोग ने योजना का जो फॉर्मेट है बना दिया। अब एनडीसी चूंकि उसको फाइनल मंजूरी देगी, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इसलिए कहा गया कि भाई एनडीसी इसलिए बनी कि योजना आयोग में राज्यों का भी सहयोग मिले। एनडीसी क्यों बनी? योजना आयोग में या योजना बनाने में या 5 साल की योजनाएं बनाने में स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी हो या स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग भी मिलना चाहिए। या योजना आयोग पर जो आरोप लगता है कि ये केंद्रित राज्य का उदाहरण है, तो एक जो सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद मतलब राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलजुल करके काम करेंगी, दोनों मिलजुल करके देश के विकास के लिए काम करेंगी, तो उसे कहते हैं हम सहकारी संघवाद। तो एनडीसी हमने बना तो दी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमने बना तो दी, लेकिन जो मकसद था कि राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए, भरपूर भागीदारी होनी चाहिए देश के विकास के लिए, देश की योजना, देश के विकास के लिए 5 साल की जो योजनाएं बना रहे हैं उनमें वो हो ना पाया। उसकी कुछ वजह थी। वजह ये थी कि एनडीसी की बैठक जो थी वो रेगुलर नहीं होती थी, कभी कभी 2-2 साल एनडीसी की बैठकें नहीं होती थी, और एनडीसी की बैठकें होती थी तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा बैठक चलती नहीं थी, और 5 साल की प्लानिंग वो 2-3 दिन में निपट जा रही है। एक तीसरी बात ये होती थी कि जो योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकारों को ग्रांट मिलती थी हर साल। योजना आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकारों को ग्रांट मिलती थी अलग से डेवलपमेंट के लिए। तो अक्सर राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग की आलोचना नहीं कर पाते थे, उसने जो योजना बना दी उसकी आलोचना से परहेज करते थे। समय के साथ ऐसा हुआ, केंद्र में सरकार अलग है और राज्यों में सरकार अलग है, तो केंद्र सरकार का रुख कुछ और है तो राज्य सरकारों का रुख कुछ और है, तो इसमें भी आपस में वाद विवाद होने लगे। फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि आमतौर पर मुख्यमंत्री इसमें आते नहीं हैं, बैठक हो रही है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, किसी और मंत्री को भेज दे रहे हैं। यानी कि जो गंभीरता होनी चाहिए थी विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, 5 साल के लिए योजनाएं बनाने वाले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री बैठ कर के बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे, ऐसा हो ना पाया। अल्टीमेटली चलती उसी की रही, किसकी? योजना आयोग की। इसीलिए कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों में तनाव का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो 2 आंसर आते हैं यहाँ, एक राज्यपाल और दूसरा योजना आयोग। योजना आयोग तो अब खत्म हो गया, तो राज्यपाल की आलोचना तो अक्सर होती रहती है, आप लोग सुनते ही हो। तो योजना आयोग की आलोचना भी इसको लेकर के होती थी कि साहब ये जो था भारत में सबसे बड़ा
आर्थिक मंत्रिमंडल बन गया था। आर्थिक मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? देखो हर साल बजट तो बन रहा है, हर साल बजट पास हो रहा है, लेकिन बजट किसके आलोक में पास हो रहा है? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। 5 वर्षीय प्लानिंग आपने पहले ही बना ली है, उन 5 ईयर प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आप हर साल बजट पेश कर रहे हैं, और वो बना कौन रहा है? योजना आयोग बना रहा है। तो उसको देश में सुप्रीम इकोनॉमिक कैबिनेट या सबसे बड़ी आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। योजना आयोग जो है राज्य सरकारों पर दबाव भी डालने लगा, किसकी एवज में? ग्रांट देने के एवज में। तो कुल मिलाकर के योजना आयोग की अक्सर आलोचनाएं होती थीं। अच्छा, समय के साथ आप देखें कि सन 70-80 तक तो ठीक चलता रहा, सब 80 तक तो ठीक 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 चलता रहा, बीच में अप डाउन भी आए, लेकिन सन 80 के बाद आप देखें कि देश में आबादी तेज़ी से बढ़ी, आबादी और बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ी, जिसको योजना आयोग थाम ना पाया। विकास का जो चैलेंज है उसको योजना आयोग थाम ना पाया। इसके अलावा नई नई टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, आईटी का यूज़ आ रहा है, विश्व व्यापार संगठन आ गया है ना, विश्व बैंक आ गया, मुद्रा कोष आ गया, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक हैं, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का ज़माना आ गया, जिससे योजना आयोग, पुराने ज़माने का योजना आयोग तालमेल नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में ये हुआ कि भाई योजना आयोग को ख़त्म कर दिया जाए। योजना बनाने को ख़त्म नहीं किया जाएगा, योजना आयोग जैसी संस्था जो अतीत की संस्था है, इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसकी जगह योजना बनाने के लिए कुछ नया लेकर आएँ। तो जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री सन 2014 में पहली बार उन्होंने किस तारीख को शपथ ली थी? मोदी जी ने, देखो बाद में चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, तुम लोग बच्चे थे, हम लोगों का ये करंट अफेयर्स था। 19 मई को ली थी शपथ, 19 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली। तो उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने उस साल का जो बजट था, उस बजट में अनाउंसमेंट कर दिया था कि योजना को ख़त्म किया जाएगा, उसकी जगह कोई नया संस्थान बनेगा। 2014 में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। तो 31 अगस्त सन 2014 को योजना आयोग ख़त्म हो गया, और 1 जनवरी सन 2015 को उसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बन गया। देखो ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पर। योजना आयोग समाप्त हो गया 31 दिसंबर को 2014 को, और नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। मैंने यहाँ डेट लिखी है कहीं? हाँ लिखी है, 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। खूब सारी उम्मीदें की गई इससे। नाम भी आप देखें ना, नाम भी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब रूपांतरण, पूरी तरह से हम इसका रूप बदल देंगे भारत का। तो खैर, तो 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग बन गया। अब जब 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग बना, तो जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते थे उनको तो इसकी जानकारी रही। अब अगले साल यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होता है। हम तो एक ज़माने पहले ओवरेज हो गए थे, लेकिन उस समय हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो यूपीपीसीएस का मेन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें अब योजना आयोग तो ख़त्म हो गया, ख़त्म तो हो गया, लेकिन सिलेबस में तो है ना। अब उसमें जो क्वेश्चन आने लगे, इस तरह के आने लगे कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या समानता है, क्या अंतर है, इस तरह क्वेश्चन आने लगे। या योजना आयोग जो है, नीति आयोग जो है सिर्फ और सिर्फ योजना आयोग के नाम में परिवर्तन है, इस तरह क्वेश्चन आने लगे। अब भी आते हैं, लेकिन अब कम आते हैं, समझ रहे ना। अभी जब आप स्टेट यूपीपीसीएस का, बाकी स्टेट का क्या पैटर्न है मुझे पता नहीं, मेंस जब आप देने जाओगे या यूपीएससी का जब मेंस देने जाओगे आईएएस का, और कहीं तो मेंस होता नहीं, आईएएस में होता, तो उसमें भी नीति आयोग पर शुरुआत में इस तरह के सवाल आए। अब नीति आयोग के सामने क्या चैलेंजेज है, किस तरह से काम कर रहा है, ये आ रहे हैं, लेकिन अब कम आ रहे हैं। लेकिन प्रीलिम्स में, पीटी में अक्सर इसके बारे में सवाल पूछ लेता है। क्या, कब बना? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है ये बताएगा। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, आप देखो ना, योजना आयोग और नीति आयोग की अगर समानता की बात आप करो, तो योजना आयोग में भी थे मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, नीति आयोग में भी हैं केंद्र सरकार के मंत्री। योजना आयोग में भी पदेन अध्यक्ष पीएम थे, नीति आयोग में भी पदेन अध्यक्ष पीएम है। योजना आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति पीएम ने करनी थी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति पीएम ने करनी है, ठीक है ना। योजना आयोग में भी टेक्निकल मेंबर्स थे, विशेषज्ञ सदस्य थे। नीति आयोग तो लगभग सारा ही जो है विशेषज्ञ सदस्यों से मिलकर के बना है। नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट था, उसके पीछे जो सोच थी, ये थी कि नीति आयोग भारत में एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, और दूसरा एसोसिएटिव फेडरेशन या सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा। तो अगर आपको संघवाद नहीं पता है तो मैं हल्का सा बता दूं कि संघवाद का मतलब ये है कि किसी भी देश की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 2 सरकारें होती हैं, एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और दूसरी अपने अपने राज्यों के लिए राज्य सरकारें।
ये सभी अपना अपना काम बांट लेती हैं और मिलजुल करके पूरे देश के लिए सहयोगात्मक रूप से भाईचारे की तरह से काम करते हुए काम करती हैं। इसी को कहा जाता है संघवाद। योजना आयोग पर आरोप लगा कि उसने संघवाद को साइड में कर दिया। तो नीति आयोग से ये उम्मीद की गई, वो कहा गया कि नीति आयोग जो है सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा नीति आयोग सहयोगी संघवाद को? उन्होंने कहा भाई एक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें पीएम होंगे, केंद्र सरकार के मंत्री होंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा दिल्ली पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी होंगे और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होंगे। तो ये तो एनडीसीबी थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी तो यही था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी यही काम था भाई। जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसका स्ट्रक्चर भी यही था और जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है उसका भी यही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है साहब। अंतर क्या है? अंतर जो है काम करने के तरीके का है। योजना आयोग को जो काम दिया गया था कि भाई तुम संसाधनों का, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन समझते हैं ना, पास पल्ले क्या है? कहते हैं ना भाई तुम्हारे पास पल्ले कुछ है नहीं है ना? पास पल्ले जानते हो, पास पल्ले कुछ है नहीं, ऐसे देखते हैं ना, हाँ है ना। तो बेरोजगारी में नहीं है, जब बारोजगार हो जाते हैं ना तो बेरोजगार लोगों की तो शादियाँ भी नहीं होती है ना। अगर तुम कुछ टीम टाम दिखा भी दो, कह रहे भाई इनके घर में इतनी ज़मीनें, इतनी कारें, इतना ये है, इतना वो है, तो जब जाते हैं ना तो पड़ोसी बता देते हैं साइड में। जब आते हैं ना लड़की वाले लड़का देखने और फिर हाँ भाई चलो सब ठीक है और भाई बड़ा घर है और बड़ा ये है, बड़ा वो है, फिर वो साइड में जाते हैं, अच्छा जरा कहीं दुकान है कोई, वो चाय पीने के बहाने, सिगरेट विगरेट या पान खाने के बहाने बाहर को निकलते हैं। दुकान में बैठे होते हैं पड़ोसी उनके इंतजार में कि कब निकल के आएँ। और अंदर जो घर वाला बैठा वो बड़ा परेशान, वो बेचारा चाह भी रहा है कि मैं इनके साथ चलूँ, लेकिन ना, हम चले जाएंगे, घूम के आते हैं। तो जब तो वो खा पी रहे थे उनके चेहरे के रंग कुछ और होते हैं, लगता है भाई लड़का अब तो बिक गया, लेकिन लड़का बिक गया मतलब सौदा हो गया। लेकिन जब वो घर गांव में घूम के आते हैं तो उनका मूड कुछ और बदला हुआ होता है। अच्छा चलो फिर हम घर जा रहे हैं, फ़ोन कर देंगे आपको, है ना। तो जो पड़ोसी हैं वो हकीकत बता देते हैं कि भाई इतनी नहीं है, इतनी है, इतने हिस्सों में है, बिल्डिंग इतनी है लेकिन 6 भाई हैं। पता चला जब 6 भाइयों में बटेगी तो एक ही कमरा आएगा। भाई लड़का कुछ नहीं करता है, भाई इसी पे डिपेंड है, तो भैया कौन अपनी बेटी देगा ऐसे? हाँ समझ गए, है ना। तो भाई तुम्हारा भाई विदेश में है लेकिन तुम क्या कर रहे हो भी? इसलिए खूब पढ़ो, है ना। नाम थोड़ी लेना तुम्हारा भाई विदेश में, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा निकाह तभी होगा जब तुम कुछ कर रहे हो। ठीक है, चलेंगे आगे। कहाँ दे है भाई, कहाँ थे? मैं खो गया। अच्छा ये पड़ोसी कहाँ से आए थे? पड़ोसी की बात कहाँ से आई? रिश्ते की बात कहाँ से आई? बेरोजगारी से। कहाँ से आई ये बात? मैं कुछ बता रहा हूँ ना, वहीं से आई होगी। चलो खैर, जहाँ से भी आई होगी। कहाँ थे? हाँ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद और जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें आप देखेंगे उसके स्ट्रक्चर में कोई खास अंतर है नहीं। बस जो सोच है, वो जो अंतर जो है वो सोच की है, अंतर जो है वो सोच का है। हाँ, यहाँ से आई थी वो बात। वो योजना आयोग का काम क्या था कि पास पल्ले, मैंने कहा ना पास पल्ले क्या, वहाँ से मुझे तुम्हारा ध्यान गया है ना कि भैया तो विदेश में है लेकिन तुम क्या कर रहे हो, है ना। हाँ ओके, कहाँ थे? तो योजना आयोग ये देखेगा, नहीं बुरा तो नहीं मानने, सवाल नहीं पैदा नहीं तो बुरा मानने का, है ना। बुरा मान के जाओगे कहाँ? तो तुम्हारे पास पल्ले क्या, यानी कि हमारे देश में रिसोर्सेज कितने हैं। अब देखो योजना आयोग जो है रिसोर्सेज का अनुमान भी बेचारा लगाएगा वो, फिर वो ये भी देखेगा कि इन रिसोर्सेज का जो है कि अच्छे ढंग से किफ़ायती इस्तेमाल कैसे करें। फिर इसके लिए योजना बनानी है, 5 साल की योजना बनानी है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना, स्टेट गवर्नमेंट से निगोशिएशन भी वही करेगा। बाद में जो भी पैसा है उसकी सिफारिश से पूरे देश में वो पैसा बांटा भी जाएगा, पूरा पैसा बांटा भी जाएगा। उसके बाद जो उसने योजनाएं बना दी हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करनी है, फीडबैक भी लेनी है कि योजनाएं जो मैंने बना दी हैं वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। वो बहुत बिजी रहता था, योजना पे काम का दबाव बहुत था। और इसी चक्कर में कहते हैं योजना एक भीड़ भरा संगठन बन गया था। धीरे धीरे इतने कर्मचारी उसमें इकट्ठे हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था किसने करना क्या है। तो नीति आयोग बनाया गया और नीति आयोग से कहा गया कि तुम जो है केवल एक थिंक टैंक के रूप में काम करो। थिंक टैंक का मतलब तुम जो है नए नए विचार लेकर के आओ कि देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तुम नए नए विचार लेकर आओ, अपने विचार जो है वो राज्य सरकारों को बताओ, केंद्र सरकार को बताओ, मंत्रालयों को बताओ, विज़न दो अपने
3 साल के 5 साल के विज़न दो, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना, उसके हिसाब से हम करते रहेंगे। तो नीति आयोग ने क्या काम करना था, एक थिंक टैंक के रूप में काम करना था। इसके अलावा इससे ये उम्मीद की गई थी कि इसमें जो जर्नलिस्ट मेंबर हैं, सामान्य जानकारी के जो मेंबर वो तो रहेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी मेंबर को शामिल किया जाएगा, अपने अपने फील्ड के जानकार। भाई नए नए क्षेत्र आ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, योजना को तो पता ही नहीं था। अब हम लोग हैं ना, हमें तुम बिठा दो कंप्यूटर के सामने। अब जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में हमें क्या, व्हाट्सएप फेसबुक हल्का फुल्का हम चला लेंगे। हमसे आप कहोगे सर ये लिंक कॉपी कर लो, वहाँ पेस्ट कर दो, हम कहेंगे ये क्या होता है। फिर बाद में तुम्हारे लिए तो बहुत आसान काम है, वो शुरुआत ही है। आप हमसे कहोगे लिंक कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ये कर लो। जनरेशन गैप कहते हैं ना इसको, जनरेशन गैप। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें सब पता है। तो यही जनरेशन गैप था योजना आयोग और नीति आयोग का। तो नीति आयोग ने नए बदलते परिवेश के अकॉर्डिंग, नए बदलते टेक्निकल एडवांस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना था। और कैसे ढलेगा, उसमें टेक्निकल मेंबर लेकर के आए जाएंगे। और ये काम सिर्फ सोचेगा, नए नए विचार देगा आपको, और इसके जो विचार, ये योजनाएं जो भी होंगी वो सलाहकारी होंगी। आप उनको मानो या मत मानो, है ना। ओके, चलिए साहब। तो योजना नीति आयोग के, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष साइना आप बताओ, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीएम। योजना के पहले अध्यक्ष पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, वो कह रही हैं योजना के पहले अध्यक्ष पीएम थे। ओके, ठीक है, हाँ मतलब समझ गए। तो योजना के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना, आप ध्यान दो, योजना का आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? पदेन पीएम होता था। तो पहले पीएम वही थे, तो वही बने। अच्छा चलिए, आप ये बता दीजिए योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष है मनमोहन सिंह। पक्की बात? सर उनको एक तोहफा दे हैं, सोनू आप इनको तोहफा दे दें। हाँ, मोदी जी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो थे वो थे मोदी जी। ध्यान रखना भाई, योजना आयोग खत्म तो नहीं हुआ था, अस्तित्व में था ही। तो अंतिम अध्यक्ष मोदी जी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष मोदी जी। नीति आयोग के अंतिम अध्यक्ष हैं, हाँ वो जारी है, चल रहा है ना, हाँ वो चल रहा है अभी, ठीक है। तो अच्छा, अब योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, है ना। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष क्या है, अरविंद, ध्यान रखना पूछ लेता है ये। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और दूसरे उपाध्यक्ष अमिताभ कांत। अब इसमें एक सीईओ भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी पोस्ट भी है। तो पहली जो सीईओ बनी थी नीति आयोग की, उनका नाम था सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है ना। अब इसमें बीच में बहुत सी चीज़ें रह गई हैं जो मुझे आपको बतानी है। थोड़ा सा इसको पॉज कर दीजिए सर, मैं पानी पी लूँ। तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट बना रहे हैं ना, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। नहीं मैं ख़त्म नहीं किया, दूसरा ही पार्ट चल रहा है, पॉज किया था, ख़त्म नहीं किया। तो चलिए, ब्रेक भी ले लिया हमने, चाय पी ली, पानी पी लिया। अब यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग के बारे में आपसे पूछेगा भाई, हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई किसके मॉडल पर? रूस के मॉडल पर। भारत में, अच्छा यहीं पे सवाल आएगा, भारत में नियोजन के जनक कौन कहलाते हैं? तो मैं आपको ना सारी स्टोरी बताता चल रहा हूँ, उसी में से अपने क्वेश्चन खोज लेना आप। नियोजन के जनक इमरान जी भारत में, प्लानिंग के जनक हाँ पंडित नेहरू, ठीक है ना। भारत में नियोजन के जनक, नीति आयोग के जनक मोदी जी, ठीक है ना। हाँ ओके, तो भारत में प्लानिंग के जनक हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने प्रेरणा ली रूसी पंचवर्षीय योजनाओं से। 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग बन गया। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। सिलसिला चल गया पंचवर्षीय योजनाओं का, है ना। पहली योजना में जो ध्यान दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा गांधीवाद हावी था। गांधी जी की जो सोच थी, गांधी का जो ग्राम स्वराज था उसकी सोच हावी थी। तो पहली योजना में जो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया वो खेतीबाड़ी और सिंचाई परियोजनाओं पर दिया गया। कृषि, पशुपालन और सिंचाई पहली योजना थी जिसमें हमने कृषि, पशुपालन और सिंचाई पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। दूसरी योजना जब आई तो उसमें नेहरू जी का जो समाजवाद था वो हावी था। ध्यान से सुनते रहना है। दूसरी योजना जब आई, देखो पहली योजना है ना, इसमें मैंने लिखा भी है, चलिए मैं लिख देता हूँ। कुल कितनी योजनाएं थी? 12। यहाँ पे देखें कुल 12 योजनाएं थी। पहली 1951 से 56 तक, और आखिरी योजना कितने? अजमीन आपको तो खैर इसका रटा हुआ लगा। आखिरी योजना कब से कब तक के लिए थी? 12वीं योजना कब से कब तक के लिए थी? एनीवन? वेरी गुड। 2012 से 2017 के लिए थी 12वीं योजना। तो कुल 12 योजना बनी। तो अंतिम योजना जो थी 12वीं योजना 2012 से 2017 के लिए थी। पहली योजना आपसे पूछेगा, पहली योजना पर किस पर जोर दिया गया?
कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर, ठीक है ना। अच्छा, अब वो पूछेगा कि आपकी जो ये पहली योजना थी, ये आपका जो पंचवर्षीय नियोजन है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे आधारित था, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे, या मिश्रित अर्थव्यवस्था पे? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था। जैसे आप देखते हो ना मिश्रित कृषि, तो उसी तरह से एक नाम आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जहाँ पर सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। पूंजीवाद तो वो है कि प्राइवेट सेक्टर को ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। साम्यवाद जो है वहाँ प्राइवेट सेक्टर की जगह ही नहीं है। समाजवाद है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की जगह है, उसको काम करने दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं उस पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा छूट नहीं है, लेकिन पर्याप्त छूट है। सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। भारत में अभी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। हालांकि हम लोग धीरे धीरे जैसे बढ़ावा दे रहा है, हम जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। सरकार पीछे हटती जा रही है। पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रही है। पीछे हटने का काम मतलब ये है कि सरकार जो ध्यान दे रही है सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दे रही है, किसी के साथ अन्याय ना हो, प्राइवेट सेक्टर काम करे, जनता भी काम करे, सरकार जो है नियम कानूनों को लागू करे, टैक्स वसूले और टैक्स वसूल के जो वंचित हैं उन पर उसको खर्च करे। सरकार पीछे नहीं हट रही है। देश के विकास के लिए जो कोर सेक्टर है, बिजली, पानी, सड़क, इस सब का डेवलपमेंट सरकार ही कर रही है। लेकिन ज़्यादा के साथ चीनी मिल भी हम ही चलाएंगे, तो सूत मिल भी हम ही चलाएंगे, तो रेलगाड़ी भी हम ही चलाएंगे, तो हवाई जहाज़ भी हम ही उड़ाएंगे, तो सरकार यहाँ से पीछे हट रही है। काम करेगी नहीं, सरकार काम कराएगी, लेकिन है अभी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर में। दूसरी अर्थव्यवस्था जो थी वो नेहरू जी के समाजवादी दर्शन पर आधारित थी। उनका समाजवादी दर्शन ये कहता था कि देश में बड़े बड़े उद्योग होने चाहिए, भारी उद्योग, देश में बड़े बड़े भारी उद्योग होने चाहिए। ये बड़े और भारी उद्योग जो हैं क्या पैदा करेंगे? कच्चे माल के लिए। देखिए आप, बड़ा उद्योग जैसे शुगर फैक्ट्री है, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके गदरपुर में थी लेकिन अब बंद हो गई। हम लोग गदरपुर में रहते हैं। गदरपुर कहाँ? डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह कहाँ? उत्तराखंड, है ना। तो और गदरपुर में हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं, हम विश्व की सभी जलवायु का आनंद लेते हैं और विश्व में मिलने वाले लगभग सभी फल फूल सब्जियों का स्वाद भी हम चख लेते हैं ना। आगे चलें भी, कहाँ थे? भटक गए, कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे आप देखो ना गदरपुर का तराई बेल्ट में है, तो यहाँ पर आप देखें गन्ना भी खूब होता है और धान गेहूँ भी खूब होता है। तो आप देखें यहाँ पर बहुत सारे शीट प्लांट, बहुत सारे राइस मिल, बहुत सारे फ्लोर मिल और शुगर फैक्ट्री, गदरपुर, बाजपुर, किच्छा। अब गदरपुर की तो बंद हो गई। अब शुगर फैक्ट्री, मुझे जल्दी से 1 मिनट दूंगा, आप लोग जाइएगा नहीं, पॉज, इसको स्किप नहीं करिएगा। यहीं पर मैं अपने एक स्टूडेंट से पूछूंगा, शुगर फैक्ट्री किस किस तरह के रोज़गार को पैदा करेगी? इमरान जी जोर से बोले, जो कि आवाज़ यहाँ तक। 1 मिनट, हाँ नहीं, यहाँ आप आ जाइएगा, डिस्कशन कर लेते हैं। एक तरह का पॉडकास्ट जैसा हो जाएगा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने तसल्ली से बताना, इधर आ जाइए, कि आपके इलाके में एक नई शुगर फैक्ट्री शुरू होती है, बनती है, फिर शुरू होती है, चलने लगती है, उससे किस किस तरह के काम पैदा होंगे, किस किस तरह के रोज़गार पैदा होंगे? उससे एक तो किसानों को मिलेगा फ़ायदा, बनाने के लिए मिस्त्री और सरिया सीमेंट व्यापार में फ़ायदा होगा, और ट्रैवलिंग उसके लिए, यातायात के लिए वाहन चालक वगैरह उनको रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा उसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसमें उसको ले आने के लिए उसमें मिलेगा, और वहाँ टूट फूट जो बाज़ार होगा उसमें रोज़गार। बढ़िया, शाबाश, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड, ताली हो जाए इनके लिए भाई, वेरी गुड, बड़ी ज़ोर से तालियां बजा रहे हो भाई। लेकिन एक की ताली ज़ोर से सुनिए पीछे, इसका मतलब पीछे आपके फ़ैन बैठे हैं, ठीक है। हाँ, एक ने बड़ी ज़ोर से ताली बजाई भाई, ओके। आपके बड़े ज़बरदस्त पंखे हैं पीछे, आगे चले भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे बोले। देखिए, इससे मतलब नहीं हमारा, इससे डिस्कशन से मैं आपको इसी पता चलूँ नेहरू जी की क्या सोच थी या बड़े उद्योगों के पीछे क्या सोच है। एक शुगर फैक्ट्री है, अब जाहिर सी बात है 1-2 एकड़ में तो उसका इंस्टॉलमेंट होगा नहीं, 50-60 एकड़ ज़मीन जो है उसमें शुगर फैक्ट्री बनाई जा रही है। उसमें सबसे पहले उसका ढांचा बनेगा, है ना, दीवारें, गोदाम वगैरह। तो आसपास जो हैं, जो ईंट भट्टा इंडस्ट्री है, उसको क्या मिलेगा? उसको पुश मिलेगा भाई। आसपास से ईंट मंगाई जाएगी ना, ईंट भट्टा फैक्ट्री जो है, ईंट भट्टे जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अब जो ईंट भट्टे में ईंट बनेगी तो उसके लिए ईंधन चाहिए ना, उसके लिए ईंधन भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, ईंट भट्टे को बनाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, चिमनी चाहिए। तो उससे संबंधित जितना भी कच्चा माल है, उससे संबंधित जितने भी मिस्त्री मजदूर हैं,
उन्हें रोज़गार मिलेगा नहीं। अब सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, तो सरिया सीमेंट फैक्ट्री को भी में भी डिमांड पैदा होगी, उसको भी अब मजदूरों की ज़रूरत होगी। अब सरिया सीमेंट कहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए भी कच्चे माल के लिए खाने होंगी, तो उनको भी काम मिलेगा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा मजदूर की ज़रूरत होगी नहीं होगी, है ना। अब साहब सरिया सीमेंट आ गया, ईंट आ गया, मिट्टी आ गया, मिट्टी भरान होगा तो बैलगाड़ी वाले को रोज़गार मिलेगा, मिट्टी भरान होगा बैलगाड़ी वाले को रोज़गार होगा, ढांचा बन गया। अब जाहिर सी बात है हाईवे से थोड़ी दूर हट के आपकी शुगर फैक्ट्री है तो वहाँ से लेकर वहाँ तक सड़क बनेगी, फिर रोज़गार पैदा हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि उस सड़क पर सिर्फ शुगर फैक्ट्री का माल धुलेगा, शुगर फैक्ट्री वाले चलेंगे, सड़क सभी की होगी, तो उसके आसपास जो भी गांव कस्बे होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। अब वहाँ पर कर्मचारी आएंगे, काम करेंगे, अभी तो कर्मचारी बाद में आएंगे, अभी तो स्ट्रक्चर बन रहा है। अब उसमें मशीनें आएंगी, बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, तो उन कारखानों को काम मिलेगा जहाँ पर वो मशीनें बनती हैं, है ना, और जो टेक्नीशियन है, मजदूर है, उनको काम मिलेगा। जाहिर सी बात है ये मशीनें हवा में उड़ के तो आएंगी नहीं, है ना, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में रख के आएंगी, जाएंगी, और ऐसा तो है नहीं एक ही बार आ जाएगी मशीन, तरह तरह के पार्ट्स आएंगे, तो सभी कारखानों को काम मिलेगा, उसमें काम करने वाले मजदूरों को काम मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार लग गई तो ये कभी ख़राब ही नहीं होंगी, इनकी मरम्मत भी होगी, इनमें मोबिल ऑयल भी पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं खुद ही चल जाएंगी, इनके लिए बिजली की ज़रूरत होगी ना, तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी, बिजली कारखानों को काम मिलेगा, आसपास जो है पावर हाउस का डेवलपमेंट होगा। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली से सीधी तार खींच के आ जाएगी गदोपुर तक तो आसपास कहीं पावर हाउस बनेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि जो शुगर फैक्ट्री को जो बिजली जा रही है उस पावर हाउस से शुगर फैक्ट्री को मिलेगी, आसपास के लोगों को भी बिजली मिलेगी। जब आप आसपास के लोगों को बिजली मिलेगी तो छोटी मोटी खराद फैक्ट्री, छोटी मोटी चक्की, आटा चक्की, धान चक्की, तेल मिल, ये मिल सब बिजली से चलती है, उनको वहाँ पर उनके लिए उनको वहाँ पर संसाधन मिल जाएंगे। अब फैक्ट्री में काम करने आएंगे मजदूर, इंजीनियर भी आएंगे, वो वहीं रहेंगे तो वहीं से तो दुकानों से लेके खाएंगे, तो छोटा मोटा वहाँ पर बाज़ार डेवलप होगा कि नहीं होगा। आसपास जो प्राइवेट या सरकारी स्कूल हैं उनको भी स्टूडेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सभी को रोज़गार मिलेगा। अब उसमें क्या होगा साहब, चीनी बनेगी, तो चीनी किससे बनेगी, गन्ने से, तो आसपास के जो गन्ना किसान हैं वो गन्ना उगाने को मोटिवेट होंगे और साथ ही साथ उन्हें गन्ने के दाम अच्छे मिलेंगे, तो गन्ना भी हवा में उड़ के नहीं आ जाएगा। गन्ना जहाँ बोया जाएगा उसमें मशीनरी का इस्तेमाल होगा, गन्ना बोने के समय, काटने के समय, ढुलान के समय, लदान के समय तरह तरह के रोज़गार पैदा होंगे। आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आपके यहीं चीनी बन रही है, आपको थोड़ी सस्ती चीनी मिलेगी। अब उस चीनी मिल में काम करने के लिए जो पल्लेदार होंगे, है ना, जो कुली टाइप के लोग होंगे वो आप ही लोग होंगे, आपके आसपास के होंगे, तो उससे जो है इस सोच ये है कि रोज़गार पैदा होगा। अब शुगर फैक्ट्री बन गई साहब, तो उसी शुगर फैक्ट्री ने आसपास जो है छोटे से लेवल पर अर्बनाइजेशन या शहरीकरण को बढ़ावा दे दिया, डिमांड बढ़ी, आटा चावल की डिमांड बढ़ गई, तो वहाँ राइस मिल भी बन गया, वहाँ आटा मिल भी बन गया, वहाँ नए नए स्कूल कॉलेज खुलने लगे, लो जी लो, गदरपुर तो शहर हो गया। शुगर फैक्ट्री बनने के बाद ही विकास शुरू हो गया। गदरपुर जो था गाँव था, यहाँ पर एक मंडी बनी, एक अस्पताल बना, शुगर फैक्ट्री बनी, ये साहब 20-25 साल में इसका कायापलट हो गया। तो ये नेहरू जी की सोच थी। ये मैंने आपको मिसाल दी कि नेहरू जी जो है बड़े उद्योगों को चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि ये रोज़गार पैदा करेंगे। तो दूसरी योजना में ऐसा नहीं कृषि को छोड़ दिया गया, लेकिन ज़्यादा जो जोर दिया गया वो बड़े उद्योगों पर दिया गया, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए। दूसरी योजना में नेहरू जी का समाजवाद जो था वो हावी था। तीसरी योजना आई तो उसमें खेतीबाड़ी और बड़े उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया, कृषि, सिंचाई और बड़े उद्योग जो हैं वो तीनों पर उसमें ध्यान दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 योजनाएं हो गई। जो इतिहास में हमारे 12 योजनाएं हैं उसमें सबसे सफल योजना जो है वो पहली योजना है, और सबसे असफल योजना कहा जाता है तीसरी योजना को। तीसरी योजना का समय क्या था, देखिए पहली 51 से पहली 51 से 56 और दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। तीसरी योजना में हमारे साथ कई दिक्कतें हुई। एक तो सन 1962 में हमारा चीन से झगड़ा हुआ, चीन ने हम पे हमला कर दिया। सन 65 में पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, तो 2 युद्ध हमें बर्दाश्त करने पड़े। इसके अलावा अकाल पड़ा। अकाल इसलिए पड़ा क्योंकि मानसून फेल हो गया था। सन 63, 64, 62 में मानसून फेल हो गया, बारिश अच्छी हुई नहीं। इस वजह से अब जब बारिश अच्छी नहीं हुई तो खेतीबाड़ी हमारी जो है ध्वस्त हो गई। इसके अलावा युद्ध लड़ना पड़ा, सीमा पे खर्च सरकार का और बढ़ गया। तो जो भी अनुमान इसमें लगाए गए थे डेवलपमेंट के लिए या खर्च के लिए, उनका 10% हिस्सा ही पूरा ना हो पाया। इसलिए भारतीय योजना के इतिहास में तीसरी योजना जो है वो सबसे असफल योजना मानी जाती है। अब होता क्या है कि ये योजना इतनी असफल रही, या 62 और 65 में हमने युद्ध जो लड़े, अब नई योजना बनाने के लिए ना तो संसाधन है ना समय है। 5 साल की योजना बनाने के लिए ना तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, 5वीं योजना, अब जो 3 योजनाएं पूरी हो गई,
अब चौथी योजना बनाने के लिए ना तो हमारे पास समय है और ना ही संसाधन है, रिसोर्सेज इतने, तो क्या किया जाए साहब? तो फिर एक एक साल के लिए योजना बनाई गई। मैंने यहाँ पर लिखा भी है प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। ये मैंने लिखा है पहला जो प्लान हॉलीडे है या पहला जो योजना अवकाश है वो तीसरी योजना के बाद है। कब? सन 1966-67 में। सन 1966, 67, 68 और 68-69 ये एक मैंने 2 सालों को एक साल क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। तो पहला जो पहले हमने क्या किया, 3 योजनाएं खत्म हो गई, उसके बाद हमने 5 साल की योजना नहीं बनाई, हमने डेवलपमेंट के लिए एक एक साल की योजनाएं बनाई हैं। 3 योजनाएं बनाई हैं एक एक साल की। पहली वो जो 1 वर्षीय योजना थी 1966-67, यानी कि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967, फिर 67-68 और 68-69 ये 3 योजनाएं बनी एक एक साल की। उसके बाद हालात थोड़े सुधर गए तो फिर हमने जो है चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई। चौथी पंचवर्षीय योजना कही रही 1969 से 74 तक। तो इसको हम कहते हैं इतिहास में प्लान हॉलीडे। 3 प्लान हॉलीडे आए हैं, अभी और आएंगे। पहले की बात करें तो पहला प्लान हॉलीडे ये था, और इस समय जो पीएम थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। पहले प्लान हॉलीडे के समय पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये 3 एक वर्षीय योजनाएं थी, इसे योजना अवकाश कहा जाता है भारतीय इतिहास में, योजना के इतिहास में। चौथी योजना 69 से 74 तक चली। उसके बाद अब देखें ना, ये जो युद्ध के हालात थे या गरीबी, तंगहाली, भुखमरी से जो हालात थे, इनसे हम अभी पूरी तरह से उबर ना पाए थे, क्योंकि यहाँ हुआ इसी योजना, चौथी योजना के बीच में 71 में, सन 1971 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ। किसको लेकर के? बांग्लादेश को लेकर के। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जुल्म करे, हमने उसका साथ दिया और बांग्लादेश हमने बना लिया। सन 1971 में हमारा फिर से पाकिस्तान से युद्ध हुआ और ये बांग्लादेश का निर्माण इसमें हुआ। अब इसमें फिर से हमारा बहुत सारा खर्च हो गया, क्योंकि हमने अपनी सेना भेजी थी वहाँ पर उन लोगों के सहयोग के लिए, है ना। अगर हम नहीं भेजते तो वो तो मार काट देते, जुल्म कर रहे थे। तो खैर 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय में ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा। तो इस युद्ध की वजह से फिर से महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन तेज़ हो गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, गरीबी भी थोड़ी सी बढ़ गई। तो इसको लेकर के ऐसा लगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त जैसा हो जा रहा है देश में सब कुछ अस्त व्यस्त जैसा होता जा रहा है। तो उसी समय 5वीं योजना बनाई गई 74 से 79 तक, 1974 से 1979 तक। लेकिन इस समय 1974 से 1979 के बीच में ये जो 5वीं योजना थी, देश में राजनीति में परिवर्तन हो गया। राजनीति में परिवर्तन का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो केंद्र की सत्ता से हट गई। अब नई सरकार बनी जनता पार्टी की। जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री थे कौन? आसिया। जनता पार्टी सरकार के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना। अब उन्होंने, आप ध्यान रखना, चौथी योजना 69 से 74, 5वीं योजना 74-79, लेकिन उन्होंने इस योजना को 1 साल पहले ख़त्म कर दिया, 77-78 में ख़त्म कर दिया। ये जो 78-79 में ख़त्म होनी थी, 78-79 में ख़त्म होनी थी, ये 77-78 में ख़त्म कर दी गई। क्यों ख़त्म कर दी गई? वो प्लानिंग में एक नया विज़न लेके आ रहे थे एक्चुअली। वो नया विज़न क्या था? देखिए अभी क्या होता है, हमने 5 साल के लिए योजना बनाई, फिर उसमें चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 साल का अर्सा है ना भाई, अगले साल क्या हो जाए। अब किसी ने 2018 में सोचा था कि 2019 में किसी ने सोचा था कि 2020 में कोरोना की वजह से सब बंद हो जाएगा, कोविड की वजह से सब बंद हो जाएगा। या हमास ने इजराइल पे हमला किया तो इजराइल ने एक दिन पहले सोचा होगा कि इतना भीषण हमला होगा कि हम उसका बदला लेंगे और फिर एक लंबा युद्ध छिड़ जाएगा। लगभग 2 महीने हो गए, 7 अक्टूबर शुरू हुआ ना, 7 अक्टूबर शुरू हुआ, 7 अक्टूबर से अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में शुरू हुआ ना, तो 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। या रूस यूक्रेन में जो भार हुआ था, सोचा था कि इतना लंबा खिंच जाएगा, अभी चल ही रहा वो। तो ऐसा ना, कल को क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे आज क्लास शुरू की हमने सुबह, तो हमने सोचा था बार बार फ़ोन आने लगेंगे, हमें बार बार डिस्टर्ब होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा ना, है हाँ। तो अब मोरारजी देसाई का जनता पार्टी की जो फिलॉसफी थी या उनका दर्शन क्या था कि भाई 5 साल के लिए आपने योजना बना ली और उसके बाद शांत होकर बैठ जाना, ये सही नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करो कि योजना तो 5 साल के लिए हो, ध्यान रखना, योजना तो 5 साल के लिए हो, लेकिन उसमें हर साल संशोधन करने की गुंजाइश हो। जो चीज़ें सही नहीं हैं, अप्रासंगिक हो गई हैं, वक्त के हिसाब से अब ज़रूरी नहीं है, उन्हें ख़त्म करो, और जो चीज़ें नई अडॉप्ट करनी है
उनकी तरफ ध्यान दो। या ऐसा मान लीजिए 5 साल में आपने 5 साल के लिए योजना बनाई और आपने जो है ध्यान दिया सबसे ज़्यादा किस पे दिया, हायर एजुकेशन पे ध्यान दिया उस योजना में। अब 2 साल बाद आपको लगता है कि भाई हायर एजुकेशन में जो होना था वो पर्याप्त हो चुका है, हमारी वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है। तो प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान तो दे रहे थे आप, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहे थे आप, हायर एजुकेशन पे। तो प्राइमरी एजुकेशन पे ऐसा करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, हायर एजुकेशन पर अभी मंद कर देते हैं, उधर से नज़र फेरनी नहीं है, उधर अभी कम देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा देखें, यानी कि उसमें हम चेंज कर दें। या मान लीजिए आपने जो है कि टिहरी में डैम बनाने की योजना शुरू कर दी है, आपको 2 साल बाद लगा यार मामला जम नहीं रहा कुछ, इसको कुछ समय के लिए रोक दो, जो छोटे छोटे डैम है ना उन पे काम बेहतर तरीके से चल जाएगा। कहने का मतलब ये है फ्लेक्सिबिलिटी, लोच। 5 साल के लिए आपने योजना बना ली, अब इसमें कोई चेंज नहीं करोगे ना, आप जो है हर साल उसको रिव्यू करते रहो और जो भी नई चीज़ें आपने अडेप्ट करनी है कर लो, ये था। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, इसका नाम था रोलिंग प्लान। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, कहीं लिखा है ये लिखा है ना, ठीक है ना, ये लिखा है। तो इसको नाम दिया गया रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, कंटिन्यूस, अनवरत योजना इसको कहा जाता, लगातार चलने वाली, ठीक है। अगर ये योजना सफल होती ना तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग जो है ना 5 साल के लिए विज़न तो बनाएंगे, लेकिन हर साल उसमें चेंज करते रहेंगे, कहीं भी लैगिंग इसमें नहीं आएगी। जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है लगातार चलने वाला, वैसे ही योजना हो जाएगी लगातार या स्थायी चलने वाली। खैर, अब ये कॉन्सेप्ट जो आया, एक थिंकर हुए गुन्नार मिल्डल, लिख लिया आप लोग, ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, गुन्नार नहीं, सॉरी गलत कह गया, वो वुडरो विल्सन थे। तो गुन्नार मिल्डल, इन्होंने एक किताब लिखी थी एशियन ड्रामा, एशियाई देशों में पिछड़ापन क्यों है, उस पिछड़ापन की मूल वजह क्या है और इस पिछड़ापन से कैसे लड़ा जा सकता है, एशियाई देशों में विकास कैसे किया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों की ज़रूरतें, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, पूर्वी देशों की या एशियाई देशों की ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने एक किताब लिखी थी एशियन ड्रामा। तो इसी में गुन्नार मिल्डल ने अपनी बुक एशियन ड्रामा में रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे मोरारजी देसाई प्रभावित हुए थे, तो वो लेकर आए थे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। तो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जो था किस में था, 6ठी योजना में था, ठीक है ना, 6ठी योजना में था। तो इसी में क्या हुआ कि 5वीं योजना 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई। 5वीं योजना, सवाल आता है कौन सी योजना 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई, तो 5वीं योजना 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई, उसकी जगह 6ठी योजना बनी। और 6ठी योजना जो थी वो जनता पार्टी की थी और ये रोलिंग प्लान पर आधारित थी। अच्छा, ये गांधीवादी दर्शन पर भी आधारित थी। गांधीवादी दर्शन क्या कहता था, खेती, पशुपालन, सिंचाई और कुटीर उद्योगों या गाँव पर ध्यान दिया जाए। तो जनता पार्टी ने जो 6ठी योजना बनाई थी या रोलिंग प्लान या अनवरत योजना बनाई थी, ये एक तरह की गांधीवादी योजना भी थी। लेकिन साहब सिलसिला आगे चलता रहा। ये योजना आपकी चली 1978, 79 और 79, 80, लिखा है मैंने 1978 शुरू। तो 1970, हाँ मैंने लिखा भी है, 2 साल के लिए है ये, 1977, 78 और 78, 79, 2 साल के लिए चली। अब जब इंदिरा गांधी आती हैं फिर से सन 80 में चुन के, तो उन्होंने ये योजना ख़त्म कर दी। जो 6ठी योजना थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी और उसकी जगह नई 6ठी योजना लेकर आई है सन 80 से 85 के लिए। उसकी जगह ये नई 6ठी योजना लेकर आई। ध्यान से सुनते रहना। अब ये जो 2 साल का समय 77, 78 और 78, 79 का, इसको कहा गया दूसरा योजना अवकाश, सेकंड प्लान हॉलिडे। पहला प्लान हॉलिडे तीसरी योजना के बाद, दूसरा प्लान हॉलिडे 5वीं योजना को ख़त्म करके। एक्चुअली जनता पार्टी ने सोचा था कि साहब ऐसा हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन हो गया, नई सरकार आई, उन्होंने वो योजना ख़त्म कर दी और जो है कि अब नई 6ठी योजना बनाई उन्होंने 1980 से 85 के बीच में। इसको नाम दिया गया नई 6ठी योजना, ठीक है, ठीक है। तो नई 6ठी योजना किसकी थी, इंदिरा गांधी सरकार की, ठीक है। रोलिंग प्लान किस में आया, पुरानी 6ठी योजना में। इसी को हम कहते हैं सेकंड प्लान हॉलिडे। किसी ने कुछ पूछना है, बताओ, वीडियो पॉज कर देंगे हम, वीडियो पॉज कर दो सर, किसी ने कुछ पूछना है। तो नई 6ठी योजना 1980 से 1985, इंदिरा गांधी जी थी इस समय, 84 में उनकी हत्या कर दी गई थी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो 1980 से 85 हमारी जो है नई 6ठी योजना चली। तो आपसे ये सवाल ही पूछ सकता है कि कौन सी योजना 2 बार बनी, कौन सी योजना 2 बार बनी। तो आप देखें ना, 5वीं योजना 2 बार बनी है कि 6ठी योजना 2 बार बनी है, 6ठी योजना 2 बार बनी है, ठीक है ना, 6ठी योजना जो है वो 2 बार बनी है।
उसके बाद साहब तीसरा योजना अवकाश भी आता है, तीसरा योजना अवकाश आता है। अच्छा, इसी में ना मैं आपको वो बताता चलूँ, भारत में आर्थिक सुधारों की नीति, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना मैं आपको तो उससे जुड़ी होंगी, तो मैं उसको फिर दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इमरान जी थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो, मैं बैठ के बोलूँगा ज़रा। तो अब होता यह है 1989 में तो उसमें बताएंगी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन बने। वाह, 89 में इन्होंने चौधरी चरण सिंह को पीएम बना दिया। फुरकान आप बताओ 89 में पीएम कौन बने? रुक जा, एक बच्चा एक आंसर, आप बताएं सर 89 में पीएम कौन बने? आप बताएं। कीर्ति 8 हैं? अरे तुम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, गजब, सभी डीएम बनोगे हैं? चंद्रशेखर, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, यू आर राइट। तो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो 89 में पीएम बने थे। अब उतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जनता दल की सरकार बनी 1989 में, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज़्यादा चल ना पाई, ये सरकार ज़्यादा चल ना पाई। अब 1991 में, 90-91 में, 1991 में प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। देखिए 1989 में सरकार बनी, ये सरकार खींचतान की भेंट चढ़ गई। 1991 में इस पार्टी में टूट मच गई और चंद्रशेखर जी ने अलग से अपना एक पार्टी बना ली, समाजवादी जनता दल, और उन्हें कांग्रेस ने सपोर्ट दी, बाहर से समर्थन दिया कांग्रेस ने। ये मैं आपको एक मेरी 41 मिनट की पॉलिटी की वीडियो है, पुरानी वीडियो है, करीब 3 महीने पहले अपलोड की है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको, आप लोग देखना चाहें तो देख लेना। उसमें 41 मिनट की वीडियो 3-1 महीने पहले उसको अपलोड किया मैंने। तो अब चंद्रशेखर पीएम बने, वो 4-5 महीने प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा भंग होने के बाद फिर से नए चुनाव हुए। अब बनते हैं प्रधानमंत्री कौन? चंद्रशेखर जी के बाद नरसिंह राव। तो अब हम देखें कि सन 1989 से लेकर के 1991 तक का जो समय है वो भारत में राजनीतिक केंद्र में भारत में राजनीतिक अस्थिरता का समय रहा। अच्छा, यही वो समय है जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा का संचालन किया था, है ना। उस समय हमारे देश में बाबरी मस्जिद जो विवाद था वो काफ़ी चर्चा में था, तो सरकार का ध्यान उधर भी ज़्यादा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि इसी समय ये हुआ था कि भारत में विदेशी मुद्रा का संकट या कर्ज का संकट, कुछ भी कह लो आप, वो हुआ था। अब देखो विदेशी मुद्रा या कर्ज का संकट क्या था, आप देखें ना, विदेशों से हम कोई माल खरीदते हैं तो हमें विदेशी करेंसी में भुगतान करना होता है। कुछ फेमस करेंसी हैं जिनका रेट कभी डाउन नहीं होता है, वो लगातार चढ़ती रहती हैं, जिसमें से एक प्रमुख है डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, है ना, या यूरो। ये इस तरह की करेंसी हैं, इन्हें हम लोग हार्ड करेंसी भी कहते हैं। हार्ड करेंसी वो जो आसानी से ना मिले, सॉफ्ट करेंसी वो जिसे कोई भी अपने पास रखना ना चाहे, क्योंकि डर रहता है, इंटरनेशनल मार्केट में डर रहता है कि कब इसके रेट गिर जाएँ, कुछ पता नहीं है ना। और हार्ड करेंसी वो, आप ऐसा समझते हैं आपके पर्स में नए और पुराने नोट हैं, कटे फटे पुराने नोट भी हैं, तो जब आप बाज़ार में जाते हैं तो पहले पुराने नोटों को आप निकालते हैं, है ना, नए नोटों को बचा के रखते हैं आप, बचा के, है ना। तो उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कुछ जो हैं बहुत ही प्रतिष्ठित करेंसी हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ठीक है ना, फ्रैंक वगैरह। हमारे पास जो है इन विदेशी मुद्राओं की कमी हो गई। ऐसा नहीं है कि देश में पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ये करेंसी हमारे पास नहीं थी। वजह इसकी जो भी रही हो, अब इतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे। वजह इसकी एक ये है कि ये जो प्रोसेस था ना, एक स्लो प्रोसेस था जो इस समय पर आकर के पीक पर आ गया था। हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो लगातार कम होते जा रहे थे, इंपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे, आयात हमारा लगातार बढ़ता जा रहा था और एक्सपोर्ट हमारा लगातार घटता जा रहा था। एक चीज़ तो देखिए, हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें दूसरे देशों से माल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होगी। बेटा बात समझ में आ रही है गुलशन? हम जब अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे बाहर को, या हमारी कंपनियां, हमारे कामगार बाहर काम करेंगे, तो विदेशों से पैसा लेकर आएंगे। विदेशों से मीन्स फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे। आज जो विदेशों में हमारे भाई बहन, मम्मी पापा जो विदेशों में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दुबई वगैरह, तो ये हमारे देश के विकास में अपना रोल निभा रहे हैं। क्यों? वहाँ पैसा कमाते हैं, उन करेंसी को कमाते हैं, यहाँ बेचते हैं, है ना। विदेशी मुद्रा का संकट हमारे यहाँ नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, एक तो केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता थी, इसलिए पॉलिसीज़ बेहतर ढंग से काम नहीं कर रही थी। एक्सपोर्ट हमारा घट गया, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया, आयात बढ़ गया। अब देखिए बात चली है तो थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता के चलूँगा।
एक्सपोर्ट घटने लगा, इंपोर्ट बढ़ने लगा। एक्सपोर्ट घटा तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह हमारे देश में कम हो गया। इंपोर्ट बढ़ रहा है तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमने अपना माल खरीदने में देनी है, अपनी ज़रूरतों का माल खरीदने में देनी है। यही वो समय है जब खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। कुवैत और इराक में झगड़ा हुआ, उसको लेकर के खाड़ी युद्ध शुरू हो गया, गल्फ वार जिसे कहते हैं। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने इराक पर हमला कर दिया। अब जब इराक पर ये हमला हुआ तो इसका असर पूरे खाड़ी एरिया पड़ा। सऊदी अरब और ओमान, जॉर्डन, कुवैत, ईरान, इराक, इन देशों पर पड़ा इसका असर। इन देशों से सप्लाई होती है तेल की और गैस की, इस एरिया से सप्लाई होती है। तो इस एरिया से तेल और गैस की सप्लाई जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। हमारा बचपन था, हमने देखा पेट्रोल पंपों पे तेल की राशनिंग होने लगी थी। प्राइवेट बसों को एक दिन में इतने से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा, है ना। बाइक को और स्कूटर को एक दिन में इसने ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। राशनिंग हो गई, पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो गई। गैस का तो मतलब ही नहीं था, ईंधन ही जलता था। बड़े शहरों में गैस थी तो वहाँ भी गैस की किल्लत हो गई। इस वजह से जब पेट्रोल डीजल गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो इंटरनेशनल मार्केट में इसके रेट बहुत बढ़ गए, लेकिन ख़रीदना तो ज़रूरी था ये। तो जब इसके रेट बढ़ गए तो इसकी ख़रीदने के लिए और ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ी। एक होता है ना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इस समय जब युद्ध हुआ तो जो हमारे विदेशों में कामगार थे, हमारे खाड़ी देशों में खास करके जो कामगार थे, वो वापस लौटने लगे। युद्ध हो गया, वापस लौटने लगे, तो उनके द्वारा जो हमें विदेशी मुद्रा मिलती थी उसमें भी कमी आ गई। इसके अलावा ये जो खाड़ी देश हैं, यूएई, दुबई वगैरह, सऊदी अरब, ईरान, इराक वगैरह, ये हमारे माल के बहुत बड़े ख़रीदार थे। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो हमारे माल की डिमांड वहाँ पर कम हो गई। इन सारी वजहों से हमारे देश से विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने लगी और हमारे देश में विदेशी मुद्रा कम से कम आने लगी। लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो जस की तस हैं। इसके अलावा महंगाई बढ़ गई देश में, महंगाई भी खूब बढ़ गई। आप देखें ना, महंगाई बहुत बढ़ गई। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और हुई, जब हमारे एक्सपोर्ट घट गए, इंपोर्ट बहुत बढ़ गए, विदेशी मुद्रा आ कम रही है और जा ज़्यादा रही है। तो हमारे देश की जो करेंसी थी, यानी कि हमारा जो रुपया था इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी कीमत गिर गई, जिसे हम कहते हैं मुद्रा की विनिमय दर का, करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है। जैसे आज $1 बराबर कितने हैं, 80 रुपये के लगभग है। तो उस समय $1 बराबर ऐसे ही होता था 40 से 42 रुपये। तो बहर रातों रात एक डॉलर जो बराबर हो गया 50-51 रुपये के हो गया। यानी कि अब हम जो विदेशों से जो भी माल खरीद रहे हैं उसके लिए हम अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी। इसके लिए चंद्रशेखर जी के समय में काम हुआ कि हमने अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया, मुद्रा का अवमूल्यन। सवाल आता है इकोनॉमिक्स में, मैं आपको बताऊंगा अलग से कभी मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो चंद्रशेखर जी के समय में इसके लिए हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन या मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपने रुपये की कीमत घटा दी ताकि एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएं। एक्सपोर्ट भाई हमने अपने रुपये की कीमत घटा दी तो इसका मतलब हमारे देश का जो माल है वो विदेशों में सस्ता हो जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, हमारे देश का माल विदेशों में सस्ता मिलेगा, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। लेकिन हालात सुधरे नहीं। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में विदेशों से कर्ज लेने के लिए, कर्ज मतलब विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि 1991 में ये दौर आ गया पीवी नरसिंह राव जी के समय में या चंद्रशेखर जी के समय में कि विदेशों से अपनी ज़रूरत का जो हम माल मंगाते हैं, खास करके तेल, ईंधन वगैरह, तो सिर्फ एक हफ्ते के खर्च लायक हम पर विदेशी मुद्रा रह गई थी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा हम पे थी नहीं, दिवाला निकलने वाला था देश का। तो सरकार ने सोना गिरवी रखा IMF में और वर्ल्ड बैंक में, उस सोने को गिरवी रख करके हमने विदेशों से कर्ज लिया विदेशी मुद्रा में, तब जाके हालात थोड़े से सुधरे। अब जब ये उथल पुथल हुई, अलग अलग कारणों से ये उथल पुथल हुई, इसी को कहा जाता है देश का आर्थिक संकट, वित्तीय संकट कहा जाता है इसे विदेशी मुद्रा का संकट भी कहा जाता है, इसे चालू खाते का संकट भी कहा जाता है। अब पढ़ाते पढ़ाते कहाँ निकला है, लेकिन मैं बता के चलूँगा आपको। चालू खाते का संकट या चालू खाते का घाटा, ये क्या मतलब है? चालू खाता आप किससे कहते हैं? देखो, हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है और जो विदेशों से पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, ध्यान रखना, यह हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है और जो इंपोर्ट हो रहा है, इसका लेन देन, इसका लेखा जोखा है, वो है चालू खाता। विदेश से कितना पैसा बाहर गया अलग अलग साधनों से, और देश में विदेशों से कितना पैसा अंदर आया अलग अलग रिसोर्सेस या अलग अलग साधनों से, ये कहलाता है चालू खाता। अब अगर विदेश से पैसा आ ज़्यादा रहा है, देश से बाहर पैसा जा कम रहा है, तो हम कहेंगे चालू खाता जो है हमारा फ़ायदे में है। लेकिन इस समय हमारे देश से पैसा बाहर रहा, ज़्यादा जा रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है। हमारे देश के एक्सपोर्ट कम से कम थे, इंपोर्ट ज़्यादा थे, तो चालू खाते का घाटा पैदा हो गया, जिसने हमें विदेशी मुद्रा का मोहताज बना दिया। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए
हमने सोचा भाई भविष्य में ऐसा क्या हो जिससे कि ये दिक्कतें ना हो। अच्छा, IMF ने या दूसरे देशों ने जो हमें कर्ज दिया ना, तो उसके लिए हम पे बहुत सी शर्तें थोप दी। दूसरे देशों ने हमें जो कर्ज दिया या विदेशी मुद्रा के रूप में हमें जो कर्ज दिया, उस कर्ज को देने के लिए हम पे बहुत सी शर्तें थोप दी। वो शर्तें क्या थी? वही थी नई आर्थिक नीति। उसका उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करोगे, आपने अपने देश में जो है इकोनॉमी जो है उसको बंद कर रखा है, बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि आप जो है अपने देश में विदेशी जो चीज़ें हैं उनको कम से कम आने देते हो, विदेशी माल को, विदेशी सर्विसेज को, विदेशी लोगों को कम से कम एंट्री देते हो अपने देश में। आज जो आप देखते हो ना मारुति गाड़ी का पहली मारुति गाड़ी शायद सन 82 में या 83 में बनी थी। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था ना, पहली मारुति गाड़ी जो थी, इंदिरा गांधी ने, वो एक फ़ोटो आया था, इंदिरा गांधी जो है किसी पहले ग्राहक को चाबी सौंप रही है। संजय गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये जो आप मारुति कार वगैरह देख रहे हो ना, उनका ये था कि भाई हमारे जो कारों का कारखाना जो है वो हमारे देश में ही होगा। तो हमारे यहाँ कारें कम बनती थी और बड़ी महंगी कारें, फिएट, एम्बेसडर, इस टाइप की गाड़ियाँ होती नहीं। कारें बहुत महंगी होती थी हमारे यहाँ। आम आदमी की बस की बात नहीं जो कार ले ले। आजकल तो कार कोई भी खरीद ले रहा। तो खैर कहाँ थे? तो कहने का मतलब ये था कि हम विदेशी कारोबारियों को, विदेशी कंपनियों को अपने देश में कारोबार करने के लिए कम से कम छूट देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो थे वो सरकार करती थी। विदेशों से कोई चीज़ आ रही है, जैसे वो गाड़ी है ना हार्ले डेविडसन है, क्या है, उस पर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर आप उसको खरीदो तो उसकी कीमत यहाँ 5-6 लाख हो जाती है। तो अमेरिकी सरकार कहती भी है कि भाई उस पर टैक्स घटाओ, आप उस पर टैक्स घटाओ ताकि यहाँ सस्ती हो जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाए। लेकिन भारतीय सरकार उस पर टैक्स नहीं घटाती है, क्योंकि अगर वो उस गाड़ी को चलाने का क्रेज़ इतना है कि अगर उस पर टैक्स घटा दिया गया, वो गाड़ी भी भारतीय मार्केट में 2-2, 2.5 लाख की बिकने लगी। तो ये जो सब हमारी स्प्लेंडर, HF डीलक्स और ये क्या है, पल्सर वल्सर क्या है, ये सब इनकी बिक्री बहुत कम हो जाएगी। तो फिर हमारे देश की कंपनियों का होगा, समझ रहे ना। तो सरकार की सोच है कि भाई विदेशी माल को हतोत्साहित किया जाए, देसी माल को प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके लिए क्या है, हम विदेशों से हमारे यहाँ जो माल आ रहा है, विदेशी जो कंपनियाँ आ रही हैं, उनके रास्ते में तरह तरह के हर्डल लगाते हैं। अब IMF ने कहा या वर्ल्ड बैंक कह रही है, WTO कह रहा है, WTO तो खैर तब अस्तित्व में नहीं आया था, IMF और वर्ल्ड बैंक कह रही है कि भाई अपनी अर्थव्यवस्था को खोलो। अर्थव्यवस्था को खोलने का मतलब ये है कि विदेशी कारोबारियों को अपने देश में आने दो, शेयर मार्केट में विदेशी पैसा आसानी से आने दो, नंबर 1 बात, ठीक है साहब। यानी कि देश के कारोबार को, विदेशी व्यापार को आसान कर दो। कोई विदेशी कारोबारी आपके यहाँ काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो जो प्रॉफिट पा रहा है उस प्रॉफिट को अपने देश में ले जाने दो। हालांकि इसमें जाके बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए अलग से किसी क्लास में बात करेंगे। तो इसको कहा गया था ना, ये जो पॉलिसी थी, इसको नाम दिया गया था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक ने सुझाया कि देखो तुम लोगों को ये जो इतनी दिक्कत हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हुई है, उसकी वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो सरकार खुद कर रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेज हैं वो सब घाटे में चल रहे हैं। घाटे में चलने की वजह से लगातार आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हो। तो आप एक काम करो कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे। इसको कहा गया निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। यानी कि जैसे सरकार जितने भी काम कर रही है उनसे अब सरकार पीछे हटे, इन सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे। आप देखो पहले सड़कें बनती थी, एक होता था लोक निर्माण विभाग और एक होता था रोलर, और हाथों से ही वो डामर वामर आता था, और नीचे वो क्या कहते हैं सर, ड्रम कहते हैं, ड्रम, बड़े बड़े ड्रम होते थे, उसमें कोलता उबलता रहता था सड़क पे। और ऐसी छोटी छोटी सड़कें, अगर 2 किलोमीटर सड़क बन रही है तो 20-20 दिन वहाँ पर काम चल रहा। अब आप देखो बड़ी सी मशीन आती है, सुबह आप देखते हो सड़क, रात को आप सोते हो तो सड़क पर गड्ढे थे, और सुबह जब उठे तो सड़क बिल्कुल चिकनी हुई पड़ी, क्योंकि मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं ना। कहीं से वो हॉट मिक्स प्लांट से कोई है तो वो डामर वहीं से आकर और लगातार वो बड़ी सी मशीन से बना के वो रात भर में चला जा रहा, समझ रहे ना। तो सरकार ही वो सारे काम सरकार कर रही थी। अब आप देखो इधर कोई गल्फार आ रहा, कोई अरामको आ रहा, कोई आ रहा, हाईवे, सब प्राइवेट सेक्टर बना रहा। तो IMF और वर्ल्ड बैंक कह रही है कि सरकार टैक्स वसूले, प्राइवेट सेक्टर को काम करने दे, प्राइवेट सेक्टर टैक्स वसूले, उसको फिर लोगों के लिए खर्च करे। इसको कहा गया निजीकरण। आप देखें ना, एयर इंडिया खत्म हो गई ना, धीरे धीरे जो आपकी फैक्ट्रियां थी उनको जो है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो खरीद रही हैं, बंदरगाहों को प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। सरकार जो है काम कम कर रही है ताकि सरकार पर घाटे का बोझ ना पड़े, सरकार ध्यान दे डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। तो इसको कहा गया निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फिर एक शब्द हो रहा है क्या,
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है, हिंदी में इसको कहेंगे उदार। उदार का मतलब है न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि राजनीति में भी, विदेशी संबंधों में भी उदार बन जाओ, दूसरे देशों को यहाँ आसानी से आने दो, अपने लोगों को आसानी से बाहर जाने दो, विदेशी पूंजी को आसानी से आने दो, अपनी पूंजी को देश से बाहर आसानी से जाने दो। इसके अलावा व्यापार कारोबार पर, निजी सेक्टर के व्यापार कारोबार पर, विदेशी कंपनियों के व्यापार कारोबार पर आपने जो तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उन रेस्ट्रिक्शन को ढीला करो। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल खुला छोड़ दो इस तालाब में मछली, लेकिन उन रेस्ट्रिक्शन को आप थोड़ा सा उदार कर दो, लिबरल कर दो। नियम कानूनों शर्तों को, लाइसेंस, कोटा, परमिट, आप एक ज़माना ऐसा था ना, आपने अगर गांव में आटा चक्की लगानी थी तो उसके लिए बिजली कनेक्शन, उसके लिए लाइसेंस बहुत आसानी से नहीं मिलता था, बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। अब तो आप 3 दिन में मंजूरी लो, चौथे दिन टुक 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 शुरू कर दो। सोलर प्लांट लगाना घर की छत पे, आराम से लगाओ, है ना। तो इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। पेट्रोल पंप, गैस के लाइसेंस बड़े आसानी से मिल जा रहे हैं। उसमें ये तो जिसका पेट्रोल पंप था वो इलाके का सबसे रईस होता था, फला जी का पेट्रोल पंप और फला जी का पेट्रोल पंप। गदोपुर में 2 ही धनी होते थे जिनके 2 पेट्रोल पंप होते थे, समझ रहे ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो कहना था, उनकी जो पॉलिसी थी और लब्बो लोहा था, उन पॉलिसी के आलोक में भारत ने जो अर्थव्यवस्था में सुधार किए उनको कहा गया नए आर्थिक सुधार। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने जो रिफॉर्म्स किए उनको कहा गया नई आर्थिक नीति या आर्थिक उदारीकरण की नीति, है ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 91 से ये शुरू हुई और इसमें जो है कि सरकार ने आर्थिक क्षेत्रों में नियम कानूनों को उदार बनाया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, देश की अर्थव्यवस्था को पूरे ग्लोब से यानी कि पूरी दुनिया से जोड़ दिया। इसी को कहा गया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण। इसी नीति को कहा गया था LPG की नीति, नई आर्थिक नीति, आर्थिक उदारीकरण की नीति, भारत के नए आर्थिक सुधार, भारत में प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये पॉलिसी जब हमारे यहाँ शुरू हुई तो इससे देश में पैसा आया, प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगाया, प्राइवेट सेक्टर के बाद जो खुद के रिसोर्सेज थे वहाँ से पैसा उसने लिया, इसके अलावा लोगों से उधार लिया, दूसरे देशों से, सरकार से कर्ज लिया, पैसा लगाया, विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आईं, शेयर मार्केट में पैसा आया। उसी का नतीजा आप आज देख रहे हो, बड़े बड़े 6-6 लेन 8-8 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस वे, बट आज आप पंतनगर में आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने को जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा आया, सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया, रोज़गार बढ़ा। जगह जगह आप देखो छोटे छोटे कस्बे जो है प्रोडक्शन के हब बने पड़े हैं और मनी का जो सर्कुलेशन है वो लगातार चल रहा है। सरकार से क्या उम्मीद की जा रही है? सरकार ध्यान दे किस पर, कि भाई इसमें किसी तरह का करप्शन ना हो और जो है जो पैसा है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। तो ये जो पॉलिसी थी इसे हम कहते थे आर्थिक उदारीकरण की नीति या नई आर्थिक नीति या भारत में आर्थिक सुधार। अब इसके सूत्रधार कौन थे? नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिंह राव। कहा जाता है भारत में नए आर्थिक सुधार किसके आलोक में शुरू हुए? तो IMF और वर्ल्ड बैंक के आलोक में शुरू हुए, है ना। उसकी वजह क्या थी? वो सारे संकट मैंने आपको बता दिए। अब जब आप UPSC मेंस या स्टेट PCS मेंस देने जाओगे ना तो इसमें ऐसे आएगा कि नई आर्थिक नीति के दुष्प्रभाव क्या हुए हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो ये जब आप UPSC मेंस लिखोगे तो उसके लिए अलग से आपको पढ़ाएंगे फुल क्लास। अभी हल्का सा मैंने आपको इसका डायरेक्शन दे दिया। अब ये जो उथल पुथल थी, अब अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। 89, 90, 91, 92 में ये जो उथल पुथल थी, इस उथल पुथल के दौर में फिर से 5 वर्षीय योजना ना बन पाई। तो सन 90, 91 और 91, 92 के लिए, 90, 91 और 91, 92 के लिए फिर से 1-1 साल की 2 योजनाएं बनी, जिनको कहा गया तीसरा योजना अवकाश। तो सब 1990-91 और 1991-92 में फिर से 1-1 साल की 2 योजनाएं बनी और पंचवर्षीय योजना ना बन पाई, इसलिए इसको कहा गया तीसरा योजना अवकाश। तो पहला योजना अवकाश तीसरी योजना के बाद, दूसरा योजना अवकाश जो है छठी योजना में, और तीसरा योजना अवकाश जो है वो तीसरा योजना अवकाश जो है वो 8वीं योजना के बाद और 9वीं योजना से पहले। क्योंकि 1992 में, अच्छा हिसाब लगा लें, 92 से 97 से 9वीं योजना, 97 से 2000 10वीं, 92 से 97 अगर 9वीं होगी तो 97 से 2002 10वीं, 2002 से 2007 11वीं और 2007 से 2012 12वीं हो जाएगी। वो तो गलत हो जाएगा ना, तो ये कौन सी होगी? 10वीं योजना हो गई, है ना। तो ठीक है, तो मैंने कहीं लिखा तो नहीं है? हाँ तो ठीक है। तो 10वीं योजना से पहले 90, 91, 92 में हमारे यहाँ तीसरा योजना अवकाश रहा।
उम्मीद है ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। और इसमें एक चीज़ और रह गई है, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, पहली योजना सबसे सफल थी और तीसरी योजना सबसे विफल थी। विफलतम जो योजना थी वो तीसरी योजना थी, सबसे विफल योजना तीसरी योजना थी। 1 वर्ष पहले समाप्त हुई 5वीं। अच्छा, एक शब्द गरीबी उन्मूलन, कहते हैं ये नारा किसने दिया? गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी उन्मूलन, कि भाई हमने गरीबी को जड़ से ख़त्म कर देना। ये जो कॉन्सेप्ट या विचार आया था सबसे पहले चौथी योजना में आया था। सवाल आता है गरीबी उन्मूलन का विचार किस योजना में आया? चौथी योजना में सबसे पहले आया। फिर सवाल आता है कि गरीबी उन्मूलन पर जोर किस योजना में दिया गया, या किस योजना का नारा था गरीबी हटाओ, या किस योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया ऐसे काम करने पे जिससे गरीबी का निवारण हो? तो वो थी आपकी 5वीं योजना। और ये BLP लिख दिया, सॉरी BLP नहीं है, ये BPL है, ठीक है ना, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो गरीबी रेखा का जो कॉन्सेप्ट आया ना कि भाई एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, सफ़ेद वाला और पीला वाला राशन कार्ड, तो BPL का जो कॉन्सेप्ट आया वो छठी योजना में आया। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो चलिए, खैर स्टूडेंट्स ने बताया भी इसमें कुछ और रह गया है, तो अभी आपके लिए बाय बाय नहीं है, थोड़ा सा और है इसमें। तो सबसे पहले किस योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात की गई, यानी कि हम देश में अर्थव्यवस्था का विकास इस तरह करेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। तीसरी योजना, इसको कहा गया था कि योजना जो है वो टेक ऑफ स्टेज में आ जाए। टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या है? जैसे ऊपर प्लेन जाता है ना, तो ऑटो पायलट सिस्टम होता है ना, ऊपर चला गया, अब ऑटो पायलट जो है कि ऑन कर दो, प्लेन अपने आप उड़ता रहेगा। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था की टेक ऑफ स्टेज का मतलब हिंदी में से कहते हैं स्वतः स्फूर्त। इसका मतलब ये कि अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारे काम कर दिए हैं, अब इकोनॉमी अपने आप डेवलप होती रहेगी। तो तीसरी योजना में कहा गया था कि हमने आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। फिर इसी को आप ये भी कह सकते हो कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये जो लक्ष्य था ये तीसरी योजना का था। और 8वीं योजना पर जोर दिया गया था HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। HRD माने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास। 8वीं योजना में मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। उसके बाद 9वीं योजना जो थी उसमें बात की गई थी महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी सबसे पहले महिला 9वीं योजना में। ठीक है, थैंक यू।